हेलो विद्यार्थियों। आज मैं एमए फाइनल के लिए स्टडीज ऑन इंडियन सोसाइटी पेपर में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि ब्रिटिश भारत में समाजशास्त्र के विकास पर एक निबंध लिखने को पूछा जाता है और जिसमें या क्वेश्चन को स्वतंत्रता से पूर्व कहे जा सकते हैं। तो ये समाजशास्त्र के डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन ब्रिटिश पीरियड, इसके बारे में आज मैं प्रकाश डालूंगा। तो भारत में जिस समाजशास्त्र का तेजी से विकास हुआ उस इतिहास अधिक पुराना नहीं है। हमारे यहाँ समाजशास्त्र का औपचारिक शुभारंभ अन्य देशों की तुलना में बहुत बाद में हुआ। यूरोप में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही आधुनिक समाजशास्त्र का शुभारंभ हो चुका था तथा 20वीं शताब्दी के आरंभ में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी तथा इंग्लैंड में समाजशास्त्रीय अध्ययनों में जिस तेजी से प्रगति करना आरंभ कर दिया था, यह भारतवर्ष के लिए एक आकर्षण की बात थी। भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ तक कोई ऐसा विज्ञान विकसित नहीं हो सका जो समाज एवं सामाजिक अध्ययन में रुचि रखता हो। अधिकांश सामाजिक अध्ययन एवं विश्लेषण आर्थिक, धार्मिक, दार्शनिक या राजनैतिक आधारों पर ही किए जाते थे। पश्चिमी राष्ट्रों में समाजशास्त्र का विकास होने के साथ ही अनेक भारतीय विद्वानों का रुझान भी ज्ञान की इस नई शाखा की ओर होने लगा। परिणाम स्वरूप भारत में समाजशास्त्र के रुझान भी ज्ञान की इस नई के साथ साथ उसके क्षेत्र और अध्ययन पद्धतियों का निर्धारण करने के भी महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया और 1947 तक बना रहा। इस काल में भारतीय बुद्धिजीवी उच्च शिक्षा तथा सामाजिक विचारों में आधुनिक धाराओं से परिचित हुए। इस राजनीतिक विकास का प्रथम प्रभाव यह हुआ कि भारतीय मंच पर अनेक विचारकों ने सामाजिक संस्थाओं में सुधार प्रारंभ करने की आवश्यकता के बारे में लिखा। ये विचारक चिंतन कक्ष में बैठकर लिखने वाले सुधारक नहीं थे, वरना व्यवहारिक सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनके लेखन कार्य सामाजिक बुराइयों को दूर करने के संदेश के मुख्य वाहक बने। राजा राम मोहन राय 1872 ईस्वी से 1933 ईस्वी तक इस श्रेणी के प्रथम विचारक थे, जिन्होंने सती प्रथा और जाति व्यवस्था की बुराइयों के विषय में लिखा। 19वीं शताब्दी के अन्य उल्लेखनीय नाम हैं स्वामी दयानंद सरस्वती एवं ईश्वरचंद विद्यासागर, जिन्होंने स्त्रियों के लिए शिक्षा का प्रचार किया। जीजी आगरकर ने बाल विवाह की समाप्ति का प्रचार किया। इसके बाद 19वीं शताब्दी के समाप्त होने पर महात्मा गांधी ने अपने साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया के माध्यम से विभिन्न सामाजिक सुधारों के द्वारा समाज में महिलाओं के व्यक्तित्व का आदर करने पर जोर दिया। इन प्रमुख व्यक्तियों के लेख संस्थापित विश्लेषणात्मक प्रकृति के नहीं थे, फिर भी उनका महत्वपूर्ण स्थान है। इस काल के दौरान भारतीय समाज से संबंधित अधिक मूल्यवान लिखित सामग्री ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज की अधिक अच्छी प्रकार
समझना था ताकि इस पर प्रभावशाली रूप से शासन किया जा सके। इसमें एक उल्लेखनीय उदाहरण बुचानन हैमिल्टन द्वारा किया गया सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण तथा उसके बाद के गजेटियर्स हैं। 1880 से प्रारंभ जनगणना प्रतिवेदनों से भी उपयोगी सूचना सन्निहित है। कुछ गैर सरकारी व्यक्ति, मुख्यतः ईसाई मिशनरियां और भारतीय विद्याशास्त्री भी महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने मूल्यवान समाजशास्त्रीय विषय सामग्री एकत्रित की और उसे प्रकाशित किया। लॉर्ड वार्डेन पॉवेल की रचना द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ विलेज कम्युनिटीज इन इंडिया इन 1899 इस प्रकार के लेखन का एक विशेष उदाहरण है। इस प्रकार एंथोइन ने 1922 ईस्वी में भारत में जातियों और जनजातियों के बारे में सूचना प्रकाशित की और 1943 ईस्वी में वेरियर एल्विन ने द्वारा लिखित पुस्तक ग्रंथ दी एवरिजन्स महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर A.K. शरण का कहना है कि भारत और ब्रिटेन के मध्य संपर्क एक परंपरावादी और गैर परंपरावादी समाज के मध्य एक अंतःक्रिया मात्र नहीं था, बल्कि यह भारत पर इंग्लैंड की पूर्ण मानसिक विजय थी। अतः भारत में समाजशास्त्रीय विकास की सही समझ केवल इस पृष्ठभूमि को समझने के द्वारा ही आ सकती है। पश्चात विश्व से संपर्क के निम्नलिखित स्रोत माने जाते हैं, जिसमें वे विचारक जिन्होंने पश्चिम के आधुनिक सिद्धांतों और विचारों को स्वीकार किया और परंपरागत सिद्धांतों को वापस लौटाना चाहते हैं। इस प्रकार के उदाहरणों में एनी बेसेंट का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। A.K. कुमारस्वामी के लेखों में अधिक अनुयायी हैं, जिसमें RSS और रामराज परिषद जैसे राजनीतिक दलों के राजनीतिक दर्शन को प्रभावित किया। कुमारस्वामी के मतानुसार एक परंपरागत समाज की मुख्य विशेषता व्यवस्था है, जो पूर्ण रूप से पश्चिम का सम्मिश्रण कार्यकारी नहीं है। दूसरा समूह पूर्वी और पश्चिमी मूल्यों तथा संस्कृतियों के सम्मिश्रण में विश्वास करते हैं। इसका विशेष उदाहरण राधा कमल मुखर्जी की रचनाओं में प्राप्त होता है, जिन्होंने निरंतर आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन के ढांचे को व्यापक बनाने की चेष्टा की, ताकि इसमें परंपरा के तत्वों को शामिल किया जा सके। उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी दृष्टिकोण दोनों के सद्गुणों को मिलाकर एक मिश्रित दृष्टिकोण मिक्स्ड अप्रोच रखने की चेष्टा की। तीसरा समूह ऐसा है जिसमें परंपरावादी अवधारणाओं और संस्थाओं को आधुनिक बौद्धिक तथा प्रत्यक्षवादी पॉजिटिविज्म विचारों के रूप में औचित्य सिद्ध करने के लिए व्याख्या करते हैं, जबकि दूसरे ऐसे दृष्टिकोण अपनाने का साहस करते हैं जिसे मूल्य निरपेक्ष वैल्यू फ्री वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। वे भारतीय इतिहास के निरंतर रूप से चल सांस्कृतिक संक्रमण कल्चरल क्राइसिस की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। प्रोफेसर शरण के अनुसार यह अंतिम स्रोत भारतीय सामाजिक विचार में सर्वाधिक समकालीन प्रवृत्ति है। ये सभी विद्वान विचारक और बुद्धिजीवी थे, लेकिन उन्हें व्यावसायिक समाजशास्त्री मुश्किल से कहा जा सकता है। 19वीं शताब्दी के समाप्ति पर भारत में एक शैक्षणिक अनुशासन के रूप में व्यावसायिक समाजशास्त्र के बीज बो दिए गए। अनेक भारतीय विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए
समुद्र पार गए और लौटने के बाद उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों के इस संकाय में प्रवेश किया। विदेशों में अपने निवास के दौरान वे कॉम्ट मार्स इत्यादि के लेखों से परिचित हुए और लौटने पर वे भारतीय समाजशास्त्र के अगुवा की भूमिका के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गए। एस.वी. केतकर तथा जी.एस. घुरिये, जिन्होंने ग्रेट ब्रिटेन में सामाजिक मानवशास्त्र में अपनी पीएचडी की और लौटने के बाद मुंबई विश्वविद्यालय में पदासीन हुए, भारतीय समाजशास्त्र का उनका गहरा प्रभाव है। राधा कृष्ण मुखर्जी ने की श्रेणी में उन्होंने निम्नलिखित विद्वानों की सूची प्रस्तुत की है: ए.के. कुमारस्वामी, बी.एल. सिल, बी.के. सरकार, जी.एस. घुरिये, डी.पी. मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, एस.वी. केतकर, बी.एन. दत्त और के.पी. चट्टोपाध्याय। भारतीय समाजशास्त्र के इन जनकों का मुख्य संबंध भारतीय समाजशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना था, जिसमें मुख्य प्रश्न ये था: यह क्या है, यह कैसे है, यह क्यों है, यह क्या होगा, यह क्या होना चाहिए। इस तरह के प्रश्नों के खोज में इन सारे विद्वानों ने अपने लेखन किया है। भारतीय समाजशास्त्रियों के संबंध में इंडियोलॉजिस्ट ऑफ द ए.के. शरण द्वारा दी गई आलोचना पश्चिम पर अत्यधिक निर्भर है। पश्चिम के सैद्धांतिक ढांचों को वे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, जो न भारतीय समाजशास्त्र के जो फ्रंटियर्स हैं और न अनुयायी पर लागू होती है। इस तरह हमारे ब्रिटिश काल में समाजशास्त्र के विकास पर ये हमने प्रकाश डाला है और आगे मैं इसी पर इन्हीं कड़ियों में मैं और इसको विस्तृत रूप से बताऊंगा। तब तक आप इसको अध्ययन करें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच।